हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 10 समकालीन भारत भूगोल की एक पुस्तक अध्याय 3 जल संसाधनों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो अपन ने कल जल संसाधनों के बारे में कुछ अध्ययन किया है, अर्थात अपन ने ये अध्ययन किया था कि अपने देश में जल संसाधन बहुत है, बहुत सारे जल संसाधन हैं, लेकिन पीने योग्य जो जल है उसकी कमी है, क्योंकि जल अत्यधिक जो जल अपने समुद्रों में मिलता है वो क्या है, नमकीन ही है, खारा है, अर्थात पीने योग्य नहीं है। इसलिए पीने योग्य जल की कमी है, ये अपन ने कल अध्ययन किया था। इसके बाद जल दुर्लभता या जल की जो कमी है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया, उनके उपायों के बारे में अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं या बांध परियोजना भी कहा जाता है। देखो, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को बांध परियोजना भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना, इसका नाम बहुउद्देशीय क्यों पड़ा? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, ये इससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है या फिर बांध परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोल दो चाहे बांध परियोजना बोल दो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं अर्थात बांध परियोजनाएं। तो देखो, अनेकों उद्देश्य की पूर्ति, देखो लिखिए सबसे पहले, अनेकों उद्देश्य की पूर्ति, अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति, अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति, देखो अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई परियोजना, हेतु बनाई गई परियोजना, बनाई गई परियोजना। अनेकों उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, को बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। देखो, अनेकों उद्देश्य अर्थात इसका एक पर्टिकुलर एक उद्देश्य नहीं है, ये अनेकों उद्देश्य हेतु बनाई गई परियोजना है, उसको क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जैसे बांध का प्रयोग भी बिजली बनाने में किया जाता है, जैसे बांध का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। बांध का प्रयोग, बांध का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। कौन से कार्य में किया जाता है? बिजली बनाने में। इसके अलावा देखो, सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए बांध का प्रयोग किस में किया जाता है? सिंचाई के लिए। सिंचाई, देखो बहुउद्देशीय परियोजना मुख्य रूप से क्या आता है? बांध आता है, जिसमें बांध का प्रयोग बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए। इसके अलावा देखो, बाढ़ नियंत्रण के लिए, किसके लिए? बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए। देखो, ये तो अपन ने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बांध का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसलिए पर्टिकुलर एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। देखो, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, इसीलिए देखो ये बहुत सारे उद्देश्य हो गए, इसीलिए बांधों को, इसीलिए लिखिए, इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना, इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। देखो, बांधों को क्या कहा जाता है?
बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसका पर्टिकुलर एक उद्देश्य नहीं है। देखो, बांधों का प्रयोग बिजली बनाने में भी कर रहे हैं, सिंचाई कार्यों में भी कर रहे हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी कर रहे हैं, इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। देखो, बांध बोल दो चाहे बहुउद्देशीय परियोजना बोल दो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ देखेंगे। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। तो अब हेडिंग लगाइए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। देखो, किस किस लाभ के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया या बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई या बांध परियोजनाएं चलाई गई। तो बांध परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। तो हेडिंग लगाइए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। परियोजनाओं के लाभ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। इसमें जो पहला आता है वो आता है सिंचाई। क्या आता है? सिंचाई। सिंचाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो नंबर 1 लिखिए, सिंचाई। नंबर 1 पर क्या आ गया? सिंचाई कार्यों के लिए। सिंचाई। नंबर 1 पर क्या आ गया? सिंचाई। इसके अलावा देखो, नंबर 2 पर आता है जल विद्युत। देखो, विद्युत बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जल विद्युत। कौन से काम के लिए? जल विद्युत के लिए। जल विद्युत के लिए। जल विद्युत निर्माण के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं या बांध परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो पहला हो गया सिंचाई परियोजना, दूसरा हो गया जल विद्युत परियोजना, तीसरा हो गया बाढ़ नियंत्रण। देखो, तीसरा क्या हो गया? बाढ़ नियंत्रण के लिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण के लिए? बाढ़ नियंत्रण के लिए। तीसरा हो गया बाढ़ नियंत्रण। देखो, बाढ़ नियंत्रण के बाद आ जाता है घरेलू और औद्योगिक उपयोग में जल की आपूर्ति के लिए। देखो, घरेलू और औद्योगिक घरेलू और औद्योगिक घरेलू और औद्योगिक घरेलू और औद्योगिक उपयोग में जल की आपूर्ति। औद्योगिक उपयोग में जल की आपूर्ति। देखो, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में जल की आपूर्ति। इसके अलावा देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य लाभ है मत्स्य पालन। कौन सा पालन? मत्स्य पालन। तो अगला लिखिए मत्स्य पालन। नंबर 5 पर लिखिए मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। नंबर 5 पर कौन सा पालन आ गया? मत्स्य पालन भी ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ है। इसके अलावा नौ परिवहन के लिए व मनोरंजन के लिए। नौ परिवहन व मनोरंजन। नंबर 6 पर आ गया नौ परिवहन व मनोरंजन। नौ परिवहन व मनोरंजन के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है। नौ परिवहन व मनोरंजन के लिए। इसके अलावा मृदा अपरदन पर नियंत्रण करने के लिए। देखो, मृदा अपरदन पर नियंत्रण के लिए। मृदा अपरदन पर नियंत्रण। मृदा अपरदन पर नियंत्रण के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, मृदा परियोजनाओं पर नियंत्रण इत्यादि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ हैं। इत्यादि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ हैं। नदी घाटी
परियोजनाओं के लाभ हैं। देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ या बांध परियोजनाओं के लाभों में पहला आता है अपना सिंचाई परियोजना। देखो, सर्वाधिक सिंचाइयों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बांधों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि संपन्न देश कौन सा है? भारत है। सबसे ज्यादा कृषि कार्य किस देश में किया जाता है? भारत में किया जाता है। इसलिए देखो, सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बांधों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो लाभ है अपना सिंचाई कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो, जल विद्युत, देखो बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं और बांधों के माध्यम से उसको बांधों में से जो सेक्शन खोल के और नीचे टरबाइन के माध्यम से उस पानी को बांधों से टरबाइन पर गिरा जाता है, जिससे जल विद्युत का निर्माण होता है। तो ये भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ हैं। तो इससे क्या बनाई जाती है? जल विद्युत, अर्थात बिजली बनाई जाती है। तो बांधों का प्रयोग या बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो लाभ है उसमें पहला हो गया सिंचाई कार्य के लिए, दूसरा हो गया जल विद्युत निर्माण के लिए, तीसरा हो गया बाढ़ नियंत्रण के लिए। अगर अपन जगह जगह देखो, वर्षा आ रही है, कहीं पे ज़्यादा आती है, कहीं पे कम आती है, वर्षा का कैसा वितरण है? असमान वितरण है। लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है उन इलाकों में अगर जगह जगह बांध बना दिए जाएं तो जो चारों तरफ फैलने वाला पानी है वो बांधों में एकत्रित हो जाए, जिसके कारण जो बाढ़ की समस्या है उससे भी बचा जा सकता है। तो तीसरा क्या लाभ हो गया इसका? बाढ़ नियंत्रण। चौथा, घरेलू और औद्योगिक। देखो, घरेलू कार्य के लिए भी बांधों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात घरेलू उपयोग के लिए भी जो बांधों में जल उपलब्ध रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक औद्योगिक उपयोगों के लिए, देखो उद्योगों में भी जल का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, अर्थात बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, अर्थात बांधों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इसका प्रमुख लाभ हो गया। इसके अलावा देखो, बांधों के माध्यम से या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर मत्स्य पालन किया जाता है। कौन सा पालन? मत्स्य पालन, अर्थात मछली पालन भी किया जाता है इस परियोजनाओं के माध्यम से। इसके अलावा नौ परिवहन, अर्थात नावों को चलाने के लिए, नौ संचालन के लिए या नावों को चलाने के लिए भी देखो अपने को बांधों की आवश्यकता पड़ती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो नौ परिवहन है वो कहाँ पर चलते हैं? जल के अंदर चलते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए जहाँ पर नौकाएं चलती हैं तो वहाँ देखने के लिए पर्यटन भी बहुत अत्यधिक मात्रा में आते हैं, इसलिए मनोरंजन के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। तो मनोरंजन का भी इसमें लाभ, मनोरंजन से संबंधी भी लाभ है। तो नौ परिवहन के लिए मनोरंजन संबंधी। मृदा अपर्दन, अगर जगह जगह अपन देखो, जगह जगह अपन अगर बांध बना देते हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना देते हैं या बांध बना देते हैं तो इसके माध्यम से जो लगातार जो वर्षा होती है उसके कारण जो मृदा अपर्दन होता है, अर्थात मृदा अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव होता है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जगह जगह देखो जगह जगह बांध बनाने से पानी का रुकाव हो जाता है और रुकने के कारण पानी की गति धीमी हो जाती है और वो मिट्टी का कटाव नहीं करता है। अगर जगह जगह बांध नहीं होते या नहीं बनाए जाते तो वो जगह जितना पानी जा रहा है और जिस क्षेत्र में होके जा रहा है वहां पर मृदा का अपर्दन करता है। तो ये भी इसका प्रमुख लाभ है। इत्यादि ये नदी घाटी परियोजनाओं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रमुख प्रमुख लाभ हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये लाभ सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एक एक विस्तारित गहनता के साथ अपन ने इनका अध्ययन किया है। तो ये नदी घाटी परियोजनाओं या बांध परियोजनाओं के मुख्य मुख्य क्या हो गए? लाभ हो गए। तो जिसमें पहला क्या हो गया? सिंचाई हो गया। उसके अलावा सिंचाई के अलावा क्या हो गया? जल विद्युत निर्माण हो गया। तीसरा हो गया बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए भी बांधों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए भी, मत्स्य पालन या मछली पालन के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं या फिर बांध परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नौ परिवहन मतलब नावों को चलाने के लिए, नौ संचालन के लिए भी नदी घाटी परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है। और मृदा अपरदन से बचाने के लिए भी, मृदा को अपरदित होने से बचाने के लिए भी अपन बांधों का या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का सहारा लेते हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख क्या हो गए? लाभ हो गए। लेकिन देखो प्रत्येक पक्ष, देखो प्रत्येक कोई भी वस्तु हो उसके एक ही पक्ष नहीं होता, लाभ पक्ष ही नहीं होता, उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो अपन देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियां। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियां लिखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियां, हेडिंग लगाइए, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं से परियोजना, देखो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बांध परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना बोल दो चाहे बांध परियोजना बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानि। अब क्या क्या हानि हो सकती है तो उसके बारे में अपन विस्तारित गहनता के साथ
अध्ययन करेंगे। तो देखो बांधों से या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या हानि हो सकती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला है नदियों पर बांध बनाने से बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। देखो नदियों पर बांध बनाने से बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो पहले लिख लीजिए नदियों पर बांध बनाने से, नदियों पर बांध बनाने से बहुत सारा क्षेत्र क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, जल में डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। नदियों पर बांध बनाने से क्या हो जाता है, बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो देखो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। नदियों पर अगर अपन ने बांध बना दिए, नदियों पर जगह जगह अपन क्या बना देते हैं, बांध बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी आ रही है, अब नदी आने के बाद ये नदी आ गई, अब यहाँ पर अपन ने क्या बना दिया, बांध बना दिया। यहाँ पर अपन ने देखो ये बांध का मतलब बंद लगाना, पानी की रुकावट करना, मतलब पानी को बांध देना। बांध का मतलब क्या है, पानी को बांध देना। अब ये मान लीजिए ये पानी आ रहा है और यहाँ का ये क्षेत्र बिल्कुल झीला है और यहाँ पर पानी की रुकावट है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ को बांध देते हैं पानी से, यहाँ पर जो डाट लगा देते हैं। इस वजह से ये नदियों के माध्यम से, देखो ये नदी आ रही है, अब अपन ने यहाँ बांध बना दिया। तो देखो पहले तो ये नदी चल रही थी, इस वजह से इसका क्षेत्र सीमित था, लेकिन जैसे ही अपन इसके आगे डाट लगा देते हैं, बांध बना देते हैं, तो ये इसका विस्तार हो जाता है। अब विस्तार होने से क्या है, जो आसपास के घर हैं, देखो आसपास के जो घर हैं, यहाँ पर तटों पर किनारों पर बसे हुए घर हैं, वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, अर्थात डूब जाते हैं। तो ये इसकी प्रमुख हानि है। कौन सी, कि नदियों पर बांध बनाने से बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, डाट लगाने से इसका पानी का विस्तार होता है और जो किनारों पर तटवर्ती इलाकों में जो जनसंख्या निवास करती है, उनके घर डूब जाते हैं, अर्थात जलमग्न हो जाते हैं। तो ये अपनी पहली परिभाषा थी। इसके अलावा देखो ये तो हो गया जलमग्न से संबंधित। बहुत सारा क्षेत्र क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, जिससे कृषि क्षेत्र, वनस्पति और आवास डूब जाते हैं। तो लिखिए इसमें, जिससे कृषि क्षेत्र, जिससे, इसी में लिखना, जिससे कृषि क्षेत्र वनस्पति, कौन सी पति, वनस्पति और आवास डूब जाते हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रमुख हानि, डूब जाते हैं। देखो इससे कृषि क्षेत्र भी नष्ट हो जाते हैं। जो तटवर्ती इलाकों में जो कृषि कार्य किया गया है, जो फसलें उगाई गई हैं, वो क्या होती हैं, जलमग्न हो जाती हैं और जलमग्न होने से वो खराब हो जाती है। इसके अलावा देखो वनस्पति, आसपास वाली जो वनस्पति है, वो जो जल का विस्तार होने से, बांध लगाने से, अर्थात बंद करने, बांध का मतलब यह है कि पानी को बांधना, बांध का मतलब क्या है, पानी को बांधना, और जैसे ही पानी को बांध देंगे तो उसका विस्तार बढ़ जाएगा और तटवर्ती इलाकों पर जो वनस्पति है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो तटवर्ती इलाकों पर जो आवास हैं वो भी क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, अर्थात डूब जाएंगे। परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं और लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। देखो परिणाम स्वरूप लिखिए, परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं और व्यक्तियों को जीव जंतुओं को और व्यक्तियों को स्थानांतरित करना पड़ता है, स्थानांतरित करना पड़ता है। अब आसपास वाले क्षेत्र डूब गए, वनस्पति क्षेत्र नष्ट हो गए, तो परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं को भी और व्यक्तियों को भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ता है। तो ये एक प्रमुख समस्या हो गई। इसके अलावा नदियों पर बांध बनाने से
उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। देखो नदियों पर बांध बनाने से उसका क्या रुक जाता है, प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। तो लिखिए नदियों पर बांध बनाने से, नदियों पर बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। देखो नदियों पर अपन बांध बनाएंगे तो उसका जो प्राकृतिक बहाव है, जो प्रकृति के द्वारा वो बह रही है, उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। इस कारण नदीय जीवों के आवास और भोजन, इस कारण लिखिए, इस कारण इसी में लिखिए, इस कारण नदीय जीवों लिखिए, इस कारण नदीय जीवों के आवास और भोजन में कमी हो जाती है। जिस कारण नदीय जीवों के आवास और भोजन में कमी हो जाती है, और भोजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, भोजन में कमी हो जाती है। देखो नदियों पर बांध बनाने से, नदियों पर क्या बनाने से, बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव, जो बह रही है उसका बहाव क्षेत्र बहुत लंबा था, अगर बहती है एक जगह, अगर पानी को रोक दिया जाता है तो उसका बहाव क्षेत्र सीमित हो जाता है, और उसका अगर प्राकृतिक रूप से अगर वो बहती रहती तो उसका बहाव क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तो प्राकृतिक बहाव उसका क्या हो जाता है, रुक जाता है, प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। इस कारण जो नदीय जीव हैं, नदीय जीवों के आवास और भोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र सीमित हो जाता है। अगर वो नदी प्राकृतिक रूप से बहती रहती है तो उसके क्षेत्र विस्तृत रहते हैं, अर्थात उसका आवास क्षेत्र विस्तृत रहता है और उसको भोजन भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन जब उसका क्षेत्र सीमित कर दिया गया, एक जगह बांध बना दिए गए और उसको पानी को रोक दिया गया, तो इस कारण वो क्या हो जाता है, उसके जो आवास हैं वो भी सीमित हो जाते हैं और उसका भोजन भी सीमित हो जाता है। तो ये भी इसकी क्या है, प्रमुख कमी है। देखो इसके अलावा देखो बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ बढ़ता है। देखो बांध बनाने से, लिखिए एक बार लिख लेते हैं, बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ बढ़ता है, पानी का बोझ बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। देखो बांध बनाने से जो धरातल पर जो पानी का बोझ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। लिखिए, जिससे प्लेटों में गति उत्पन्न होती है, प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। जिससे क्या हो जाता है, प्लेटों में गति उत्पन्न हो जाती है, जो भूकंप उत्पत्ति का कारण बनता है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस कारण भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है, भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का हानि है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की हानि है। देखो बांध बनाने से, अगर बांध बना दिए गए जगह जगह, अगर अपन बांध बना देते हैं तो जो बांध बनाने से धरातल पर पानी का बोझ बढ़ जाता है। देखो जैसे ही अपन बांध बनाएंगे, पानी को रोकेंगे, तो धरातल पर जो पानी का बोझ है वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ने से क्या है, तो बढ़ने से प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। जो प्लेटें हैं, जो अपने महाद्वीप हैं, देश हैं, उनको प्लेटों में बांटा गया है, वो प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकने लग जाती हैं, उन पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी इसकी क्या है, प्रमुख हानि है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की हानि है, या फिर बांध परियोजनाओं की हानि है। तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ अपन धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपन एक एक बिंदु का विस्तारित अध्ययन करेंगे। देखो, अपने को केवल मेहनत करनी है, सफलता अपने आप मिल जाएगी, सफलता अपने आप ही कदम चूमेगी। अपने को तो केवल मेहनत करनी है, और आपको तो विशेष तौर से देखो केवल पढ़ने के लिए मेहनत करना है। बाकी जो मैटर मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी है, सफिशियंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यही काफ़ी है आपके लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को या जिस छात्र को ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो वो खाली बैठा रहे, अगर वो चाहे तो और भी कुछ पढ़ सकता है। बाकी ये अपने लिए काफ़ी है, भूगोल के लिए काफ़ी है। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण, देखो वर्षा जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं, क्योंकि वर्षा जल का संग्रहण करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में अब धीरे धीरे जल की अत्यधिक मात्रा में कमी होती जा रही है, तो वर्षा जल संग्रहण जरूरी है। तो अपन आज अध्ययन करेंगे वर्षा जल संग्रहण के बारे में। तो देखते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, कौन सा संग्रहण? वर्षा जल संग्रहण, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वर्षा जल का संग्रहण अपन किस किस प्रकार कर सकते हैं। जो वर्षा के माध्यम से जल आता है, जिन क्षेत्रों में जल की कमी है उन क्षेत्रों में वर्षा जल है उसका किस किस प्रकार अपन संग्रहण कर सकते हैं। तो देखो, प्राचीन काल से ही अपन संग्रहण कर रहे हैं। देखो, प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। तो लिखिए, प्राचीन काल से ही भारत में, प्राचीन काल से ही भारत में प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। अर्थात ये कोई नई विधि नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, जैसे तालाबों के माध्यम से, बावड़ियों के माध्यम से और गड्ढों के माध्यम से। जैसे तालाब, बावड़ी व गड्ढों के माध्यम से, जैसे तालाब, बावड़ी, गड्ढे बनाकर, जिनको टांका बोला जाता है, गड्ढों, गड्ढों के माध्यम से, देखो गड्ढों को अपन टांका भी बोल सकते हैं, है ना। तो इनके माध्यम से अपन वर्षा जल का क्या कर रहे हैं? संग्रहण कर रहे हैं। कब से? प्राचीन काल से ही ये संग्रहण कर रहे हैं। ये प्राचीन समय से ही प्रचलन में था। देखो, यह प्राचीन समय से ही प्रचलन में था। तो लिखिए, यह प्राचीन समय से ही प्रचलन में था। यह प्राचीन समय से ही प्रचलन में था। प्राचीन समय से ही प्रचलन में था। क्या था प्राचीन समय से ही प्रचलन में? वर्षा जल संग्रहण से संबंधित ये प्राचीन काल से ही प्रचलन में था। देखो, छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। देखो, छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। छत पर बारिश के पानी को, छत पर जो बारिश का पानी आता था, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा किया जाता था। देखो, जिन क्षेत्रों में जल की कमी है, पीने योग्य जल की कमी है, उन क्षेत्रों में जो वर्षा जल आता था, जो छत पर जो बारिश होती थी, उस पानी को अपन टैंकों के माध्यम से, गड्ढों के माध्यम से अपन क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, ताकि पानी का संग्रहण हो सके। अगर जिन दिनों में वर्षा कम मात्रा में होती है, उन दिनों में हम उस पानी का यूज कर सकें। तो ये भी प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। फिर पाइप द्वारा जमीन पर बनी टैंक, फिर पाइप द्वारा जमीन पर बनी टैंक, फिर
पाइप द्वारा जमीन पर बनी टैंक, फिर पाइप द्वारा जमीन पर बनी टैंक, देखो फिर पाइप द्वारा जमीन पर बनी टैंक में जल दिया जाता है, टैंक में जल दिया जाता है। देखो फिर पाइप द्वारा क्या करते हैं, जमीन पर जो टैंक बनाई गई है उसमें जल को दिया जाता है। फिर गर्मी के सूखे दिनों में पानी की कमी, फिर गर्मी के सूखे दिनों में पानी की कमी, किसकी कमी, पानी की कमी। फिर गर्मी के सूखे दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है, हो जाने पर उसका प्रयोग किया जाता है, पानी की कमी हो जाने पर उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। देखो जहाँ पर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ पर क्या किया जाता है, देखो छत पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। देखो छत का बारिश का पानी है, जैसे ही मकान है, ये मान लीजिए अपना कोई मकान है, ये अपना कोई मकान है, मान लीजिए ये अपना क्या है, मकान है, ये अपना मकान है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस छत पर इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इसका पूरा ढलान एक तरफ दे देंगे, ऐसे ये एक तरफ हो गया तो इसका पानी इस कॉर्नर में आ जाएगा। अब इसके माध्यम से देखो सबसे पहले छत के बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो इस कॉर्नर में अपन ने छत का पानी पूरे का ढलान इधर एक साइड दे दिया। अब ये पूरे का पूरा पानी इस कोने में आ जाएगा। उसके बाद फिर पाइप के द्वारा, किसके द्वारा, पाइप के द्वारा अपन यहाँ पर पाइप लाइन बिछाएंगे, यहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी, ये नीचे उतार दी, ठीक है। फिर पाइप के द्वारा जमीन पर बनी टैंक, जमीन पर अपन क्या बना देते हैं, टैंक बना देते हैं, क्या बना देते हैं, टैंक बना देते हैं, जमीन पर बनी टैंक। देखो जमीन पर ये टैंक बना देते हैं, जमीन पर बनी टैंक में जल दिया जाता है। फिर गर्मी के जो सूखे दिन है, देखो गर्मियों के दिनों में जब पानी की कमी आ जाती है तो इसका प्रयोग, जो जल अपन ने संग्रहण कर रखा है उसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जल का संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले वर्षा का पानी आ रहा है, जैसे ही बादलों में से वर्षा होगी, ये बादल मान लीजिए, यहाँ से जैसे ही वर्षा होगी छत पर ये पानी इस कॉर्नर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर पाइपों के माध्यम से अपन इसको गड्ढे में दे देंगे, गड्ढे में देने से ये अपना टैंक बन जाएगा, टैंक या हौद या टाका बोलते हैं जिसको, ये बन जाएगा। अब इसका प्रयोग अपन जब भी सूखे दिनों में या सूखे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो वैज्ञानिकों के अनुसार जो वर्षा जल है वो शुद्ध होता है। इसी में एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये जल जो अपन इकट्ठा कर रहे हैं ये वैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षा जल शुद्ध होता है, इसलिए इसको पीने के योग में भी ले सकते हैं, पीने के लिए भी यूज ले सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार वर्षा जल कैसा होता है, वर्षा जल शुद्ध होता है, वर्षा जल शुद्ध होता है, जिसका प्रयोग पीने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पीने में किया जा सकता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां पर इन्हीं का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अपन एक एक बिंदु का विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं, वर्षा जल संग्रहण में ही आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया वर्षा जल संग्रहण, अर्थात वर्षा के जल को इकट्ठा करना, और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां पर इनको इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही जिन दिनों में गर्मी अधिक पड़ती है या सूखा पड़ता है उन दिनों में इसका पीने के लिए और अन्य कामों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। ये होती है वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संग्रहण। वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संग्रहण। देखो वर्षा जल संग्रहण की विधियां, अब लिखिए वर्षा जल संग्रहण की विधियां, क्या क्या विधियां हो सकती हैं जिसके माध्यम से अपन वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण की विधियां, वर्षा जल संग्रहण की विधियां अब क्या क्या कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, तो एक एक नंबर का अपन एक एक बिंदु का अपन गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है टांका या भूमिगत टैंक। सबसे पहले प्रयोग करते हैं टांका या भूमिगत टैंक। तो लिखिए नंबर 1 टांका या भूमिगत टैंक। टांका या भूमिगत टैंक, भूमिगत टैंक, ये सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। देखो विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में टांका का प्रयोग किया जाता है। टांका या भूमिगत टैंक, जमीन के अंतर्गत अपन टैंक बना लेते हैं और वर्षा जल जो जैसे ही छत पर आता है उसको बीच में पाइप लगा के नीचे ले लेते हैं, और जैसे ही अपने चौक में नीचे एक टैंक बना लेते हैं, होज बना लेते हैं, उसमें उसको एकत्रित कर लिया जाता है। और जिन दिनों में गर्मी अधिक पड़ती है या सूखा पड़ जाता है उन दिनों में उसका पीने के योग में काम ले लेते हैं और भी अन्य कार्यों में काम ले सकते हैं। तो ये होता है टांका या भूमिगत टैंक। तो देखो टांका या भूमिगत टैंक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, लिखिए टांका या भूमिगत टैंक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। टांका या भूमिगत टैंक, टांका या भूमिगत टैंक, भूमिगत टैंक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है इसका? मरुस्थलीय देखो टांका या भूमिगत टैंक राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में लिखिए ग्रामीण इलाकों में, एक बार लिख लीजिए फिर अपन एक एक का विस्तारित अध्ययन करेंगे। ग्रामीण इलाकों में, कौन से इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में बरसात के जल को संरक्षित करने की, बरसात के जल को संरक्षित करने की देखो बरसात के जल को संरक्षित करने की यह एक महत्वपूर्ण परंपरागत तकनीकी है। करने की यह एक महत्वपूर्ण परंपरा से चली आ रही है, परंपरागत तकनीकी है। कैसी तकनीकी है? परंपरागत तकनीकी है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसमें जिन क्षेत्रों में वर्षा जल की कमी है अर्थात पीने योग्य पानी की कमी है उन जगहों पर या उन क्षेत्रों में भूमिगत टैंक या फिर टांका बना लिया जाता है। विशेष रूप से जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण परंपरागत तकनीकी है जो वर्षा जल का संग्रहण करती है। देखो इसके अलावा इसे कुंड भी कहा जाता है। देखो टांके को क्या कहा जाता है? कुंड भी कहा जाता है। तो लिखिए इसे कुंड भी कहा जाता है। लिखिए इसे कुंड भी कहा जाता है। इसे कुंड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुंड भी कहा जाता है। देखो एक तो ये परंपरागत तकनीकी है, टांका या होज, ये विशेष तौर से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है और इनको क्या कहा जाता है? कुंड भी कहा जाता है। वर्षा जल को घरों के नीचे मिट्टी या सीमेंट से बने गड्ढे में जमा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वर्षा जल को घरों के नीचे, लिखिए वर्षा जल को
घरों के नीचे, वर्षा जल को घरों के नीचे, किसके नीचे? घरों के नीचे, घरों के नीचे। वर्षा जल को घरों के नीचे मिट्टी या सीमेंट से बने गड्ढे में जमा किया जाता है। नीचे मिट्टी या सीमेंट से, मिट्टी या सीमेंट से, सीमेंट से बने गड्ढों में, एकत्रित किया जाता है, में एकत्रित किया जाता है, में एकत्रित किया जाता है। देखो, वर्षा जल को घरों के नीचे या तो अपन मिट्टी का बना लेते हैं टैंक या होज, या फिर सीमेंट का बना लेते हैं। उसी के अंतर्गत अपन अगर जल को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उसको बोला जाता है टांका या भूमिगत टैंक, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कुंड भी कह सकते हैं। तो ये टांका भूमिगत टैंक के माध्यम से इस प्रकार या तो मिट्टी का हो सकता है, या फिर मान लीजिए अपन पत्थरों का भी इसका निर्माण कर सकते हैं, सीमेंट का इसका निर्माण कर सकते हैं। राजस्थान के जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर, लिखिए, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, और पहले जो जोधपुर के अंतर्गत जो फलोदी आता था, वो वाला क्षेत्र के लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी, के लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी, किसका पानी? पीने का पानी, प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका बना हुआ है। पानी संग्रहित करने के लिए, भूमिगत टैंक या टांका बना हुआ है। भूमिगत टैंक या टांका बना हुआ है। देखो, जो राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, विशेष रूप से कौन कौन से हुए? जैसे बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, फलोदी, जो जोधपुर वाला एरिया था पहले, वो वाला क्षेत्र के लगभग प्रत्येक घर में पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत या तो टैंक या टांका बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ही विकट समस्या है। इसके अलावा देखो, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जो तमिलनाडु चेन्नई वाला क्षेत्र है, वहां पर तो गवर्नमेंट का आदेश भी है कि पानी को संग्रहित किया जाना चाहिए और प्रत्येक घर में टैंक होना चाहिए। तो ये अपना जो पहला वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं, उसमें पहला हो गया टांका या भूमिगत टैंक। इसके अलावा आता है खादीन। क्या आता है? खादीन के माध्यम से भी अपन वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। तो अगला लिखिए, खादीन। नंबर 2, खादीन। नंबर 2 आता है खादीन। वर्षा जल संग्रहण की विधियों में नंबर 2 पर आता है, क्या आता है? खादीन। तो लिखिए नंबर 2 पर खादीन। नंबर 2 पर लिखिए खादीन। नंबर 2 पर क्या आता है? खादीन। तो देखो, खादीन क्या होता है?
देखो खादीन भी एक टाँके या होद जैसा होता है। जिन क्षेत्रों में जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक बंद लगा दिया जाता है, बांध के टाइप में एक टाँका बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? टाँका बना दिया जाता है और इसके माध्यम से क्या करते हैं, खादीनों में जो पानी भर जाता है तो इसको एक खादीन में पानी भर गया तो दूसरा खादीन बना देते हैं, उसका स्थानांतरण उसमें हो जाता है, तीसरा बना देते हैं, फिर इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो खादीन मिट्टी का बना बांध, देखो खादीन मिट्टी का बना बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है। तो लिखिए खादीन मिट्टी का बना हुआ, खादीन खादीन मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ अस्थायी, कैसा? अस्थायी तालाब होता है। तालाब होता है। किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का बना हुआ अस्थायी क्या होता है? तालाब होता है। मिट्टी का बना हुआ अस्थायी तालाब होता है जो किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित की जाती है। जो किसी ढाल वाली, इसी में लिखना, जो किसी ढाल वाली भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर निर्मित किया जाता है। कौन सी भूमि पर? ढाल वाली भूमि पर निर्मित किया जाता है। किसको? खादीन को ढाल वाली भूमि पर निर्मित किया जाता है जहां एक के बाद एक खादीन बने होते हैं। जहां पर क्या होता है? एक के बाद एक खादीन बने होते हैं। जहां एक के बाद एक खादीन बने होते हैं। जहां पर एक के बाद एक खादीन बने होते हैं। एक खादीन में पानी भरने के बाद, एक खादीन में पानी भरने के बाद दूसरे खादीन में पानी जाता है। एक खादीन में एक खादीन में पानी भरने के बाद, पानी भरने के बाद दूसरे खादीन में पानी जाता है। दूसरे खादीन में पानी जाता है। खादीन में पानी जाता है। एक खादीन भर गया तो जैसे ही वो भरने के बाद दूसरे खादीन में पानी चला जाता है। जैसलमेर में खादीन के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जैसलमेर। तो लिखिए जैसलमेर में खादीन के कई उदाहरण, खादीन के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। देखो कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर में। तो खादीन क्या होता है? खादीन मिट्टी का बना हुआ, खादीन किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का बना हुआ अस्थायी बांध होता है। क्योंकि मिट्टी का बनेगा तो अस्थायी है, क्योंकि वो कभी भी धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होता रहता है और कभी भी टूट सकता है। तो अस्थायी बना हुआ तालाब होता है जो किसी ढाल वाली भूमि पर, जो किसी कौन सी भूमि पर किया जाता है इसको निर्मित? ढाल वाली भूमि पर। जैसे मान लीजिए ये वाला क्षेत्र बिल्कुल ढलान नुमा है। ये वाला क्षेत्र क्या है? बिल्कुल ढलान नुमा है। तो अपन यहां पर क्या किसका प्रयोग कर देते हैं? खादीन का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ये वाला क्षेत्र अपन बना देते हैं, है ना? ये वाला अपन ने क्षेत्र बना दिया। अब जैसे ये ढाल वाली भूमि है, इसका पानी इस खादीन में आ जाता है। ठीक है, ये खादीन भर गया। इसके बाद क्या करते हैं? इस खादीन को भरने के बाद एक पाइप के द्वारा इसको दूसरे खादीन से जोड़ दिया जाता है। ये दूसरा खादीन हो गया, ये दूसरे खादीन को जोड़ दिया। अब ये भरने के बाद इस खादीन में पानी आ जाता है। फिर इसको भरने के बाद तीसरे खादीन में पानी चला जाता है। इस प्रकार ये खादीनों का प्रयोग किया जाता है।
वर्षा जल संग्रहण के लिए सबसे पहले ढाल वाली भूमि पर जो ढाल वाला जो भी, क्योंकि सर्वाधिक जो नदियां बहती हैं प्रवाहित होती हैं वो नदियों का जल आता है वो ढाल वाली भूमि पर ही आता है। और जैसे ही ढलान वाली भूमि पर ये खादीन बना दिया गया, ये वाला क्षेत्र का पानी यहाँ आ जाएगा, इसका फिर दूसरे टैंक में चला जाएगा, दूसरे का तीसरे में चला जाएगा। इस प्रकार ये जैसलमेर में अनेक खादीनों का प्रयोग किया जाता है। देखो एक खादीन में पानी भरने के बाद, एक खादीन में पानी भर गया तो उसके बाद दूसरे खादीन में पानी चला जाता है। जैसलमेर में खादीन के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस प्रकार जो खादीनों का निर्माण किया जाता है वो राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है उसमें सर्वाधिक किया जाता है। इसके अलावा आता है जोहड़। देखो इसके अलावा नंबर 3 पर आता है जोहड़। देखो खादीन के माध्यम से भी वाटर का हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, अर्थात वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा अगला आता है जोहड़। देखो जोहड़, तो अपन जोहड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 3 लगाइए जोहड़। कौन सा हड़? जोहड़। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए, किसके साथ? हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपन एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे गहन विस्तारित धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से। मेरे शेर और शेरनियों, मैं आपसे वादा करता हूं मेरा एक भी प्रश्न अगर एग्जाम से बाहर चला जाए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि 100% देखो मैंने आपको गारंटी फिर भी 99.99% देता हूं, लेकिन मैं गारंटी के साथ, मेरा विश्वास है। देखो कभी कभार देखो कुछ चीज़ें अपन कह नहीं सकते, उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्र देखो कुछ चीज़ें बाहर चली जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ इतनी मेहनत करके ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ये नोट्स बना रहा हूँ, ये नोट्स लिखवा रहा हूँ, जिसमें आपका संभावना ये है कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा। गारंटी के साथ विश्वास कीजिए और इसका विस्तारित अध्ययन कीजिए। तो नंबर 3 पर आता है जोहड़। क्या आता है? जोहड़। तो देखो जोहड़ के माध्यम से भी अपन वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। ये आ गया जोहड़। कौन सा हड़? जोहड़। तो ये आ गया जोहड़। तो जोहड़ के माध्यम से भी अपन वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। तो देखो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये भी कहां पर बनाए जाते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, खेतों में वर्षा जल को, देखो लिखिए, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और देखो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को, खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए, खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। बनाए गए गड्ढों को के लिए, बनाए गए गड्ढों को, बनाए गए गड्ढों को, गड्ढों को, गड्ढों को, गड्ढों को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। जोहड़ के नाम से जाना जाता है। देखो ढलान वाली भूमि होती है, खेत होते हैं, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्र हो या अर्ध शुष्क क्षेत्र हो, वहां पर खेतों में, कौन से क्षेत्रों में? खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढों को, किसको? बनाए गए गड्ढों को अपन जोहड़ के नाम से जानते हैं। ये कार्य कहां पर किया जाता है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई एवं जल संरक्षण के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग, लिखिए, जिसका उपयोग सिंचाई और जल संरक्षण के लिए किया जाता है। सिंचाई के लिए, सिंचाई और जल संरक्षण के लिए किया जाता है। जल संरक्षण के लिए किया जाता है। देखो या तो उससे क्या किया जाता है? सिंचाई कार्य, या फिर वर्षा जल के संग्रहण के लिए इन जोहड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो
जोहड़ बना लेते हैं जगह जगह। फिर जोहड़ बनाने के बाद उससे क्या करते हैं, एक नाली निकाल लेते हैं और जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे ही अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार उस नालियों के माध्यम से अपन पानी को प्रवाहित करते हैं, जिससे अपन सिंचाई कार्य भी करते हैं और अन्य कार्य भी करते हैं। तो जैसे देख लीजिए जोहड़ का प्रयोग कैसे किया जाता है। ऐसे मान लीजिए ये एक अपना जोहड़ हो गया, क्या हो गया, जोहड़ हो गया। इसमें पानी को एकत्रित कर लिया गया, वर्षा जल को संग्रहण कर लिया गया। इसके बाद क्या करते हैं, देखो नालियां निकाल देते हैं, इधर नाली निकाल दी और इधर भी नाली निकाल दी। अब जैसे इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, इन इधर वाले क्षेत्रों में ये क्या है, नालियां हैं, क्या है, नालियां हैं। ये क्या है, जोहड़ है, जोहड़। अब इन नालियों के माध्यम से भी जिन क्षेत्रों में भी पानी की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों में यहाँ से पानी ले जाया जाता है, तो इनको बोला जाता है जोहड़। क्या बोला जाता है, जोहड़। इसके बाद एक और आता है नंबर 4 पर, वो आता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो नंबर 4 लिखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। उसके बारे में विस्तारित अध्ययन करेंगे, वो भी एक जल संग्रहण की विधि है। देखो अगली विधि आती है अपनी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। देखो लिखिए अगली विधि नंबर 4 पर, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सिंचाई प्रणाली। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बांस के माध्यम से। अगर बांस के माध्यम से वर्षा जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसको बोला जाता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जहां पर अत्यधिक जो सुविधाएं हैं उनका अभाव पाया जाता है, पाइपों का अभाव पाया जाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, जो बांस होता है वो बिल्कुल अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, तो उसकी एक पत्ती को हटा देते हैं और बांस को ऐसे लगा दिया जाता है। जैसे ही बांस को लगाएंगे, बांस में जैसे ही पानी को छोड़ेंगे तो बांस के माध्यम से वो पानी चले जाता है। तो इस प्रकार बांस के माध्यम से जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, तो बांस के माध्यम से भी अपन देखो सिंचाइयों का प्रयोग करते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में, कौन से भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, खासकर मेघालय में। देखो लिखिए पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, खासकर मेघालय में, खासकर किस, कौन से क्षेत्र में, खासकर मेघालय में, मेघालय में, पूर्वोत्तर भारत में खासकर मेघालय में नदियों और झरनों के पानी को, देखो नदियों और झरनों के पानी को, नदियों और झरनों के पानी को, देखो नदियों और झरनों के पानी को बांस के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों तक, देखो को बांस के माध्यम से, बांस के माध्यम से, देखो खासकर मेघालय क्षेत्र में, कौन से राज्य में, मेघालय में नदियों और झरनों को, नदियों और झरनों के पानी को बांस के माध्यम से, किसके माध्यम से, बांस के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी, बांस के माध्यम से सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए खेतों तक पानी, बांस के माध्यम से खेतों तक पानी ले जाया जाता है। किसके माध्यम से, बांसों के माध्यम से खेतों तक पानी ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। किसके माध्यम से, बांस के माध्यम से ले जाया जाता है, इसलिए तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है, सिंचाई प्रणाली के
माध्यम से जाना जाता है, प्रणाली के नाम से, के नाम से जाना जाता है। देखो सबसे पहले कोई भी मान लीजिए नदी है या फिर कोई झरना है, इसमें क्या करते हैं, ये पानी भरा हुआ है, या तो नदी हो गई या फिर झरना हो गया, नदी या झरना। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, नदी मान लो या फिर झरना मान लो। अब इसमें क्या करते हैं, वो बांस लगा देते हैं। कैसा बांस लगा देते हैं, जैसे कटा हुआ बांस, ऐसे कटा हुआ बांस लगा दिया, फिर यहाँ से इस क्षेत्र में ले जाना तो इस क्षेत्र में ये बांस लगा दिया, फिर ऐसे बांस लगा दिया। और जिस क्षेत्र में भी अपन को ले जाना है वर्षा जल को या वो सिंचाई, देखो इस जल को नदियों और झरनों के माध्यम से, बांस के माध्यम से, किसके माध्यम से, ये बांस लगे हुए हैं जगह जगह, क्या लगे हुए हैं, बांस, बांस लगे हुए हैं। ये बांस जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया। और जिस क्षेत्र में भी अपने को सिंचाई कार्य करना है तो उस क्षेत्र में इस जल को बांस के माध्यम से ले जाया जाता है। इसी को बोला जाता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। विशेष रूप से ये पूर्वोत्तर भारत में, कौन से भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, विशेष रूप से मेघालय में। देखो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय क्षेत्र कहाँ पर है, तो उसका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं एक बार। देखो पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से मेघालय वाला क्षेत्र अपना कहाँ है, उसका अपना धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो अपना मेघालय वाला क्षेत्र आएगा, ये वाला क्षेत्र कौन सा, मेघालय, ये है अपना मेघालय, मेघालय, मेघालय। और ये कौन सा भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत है। कौन सा भारत है, पूर्वोत्तर भारत में ये प्रणाली अपनाई जाती है। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदुओं का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्लास कितनी पसंद आई। और इसी के साथ अपना जो तीसरा अध्याय है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा रह जाता है भारत के प्रमुख परियोजनाएं, जो अपने बुक में तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।